ठीक है, तो हमारा चैप्टर है आज जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, छोटा छोटा टर्म करके जान लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास नाम क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, जहां पे जो वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, लाइक एक्स, वाई, जेड। मैं लिख रहा हूं 2x + 3। अगर मैं वेरिएबल देख रहा हूं x तो उसकी मैक्सिमम पावर यहां पे 1 है, ठीक है। तो जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है वो हमारे लिए लीनियर हो गया, लीनियर वेरिएबल हो गया वो। तो इक्वेशन का मीनिंग हम लोग जानते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से होनी चाहिए, कुछ टर्म्स होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं 2x + 3 तो ये एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ही साइड बनाई मैंने, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर मैं पूरा बना लेता हूं, अब ये मैं लीनियर इक्वेशन कहूंगा। इक्वेशन इसलिए कह दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें हैं, और लीनियर इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं वहां पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब ये तो सिंपल है, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन कह रहा हूं तो ये 1 वेरिएबल है, क्योंकि मैं सिर्फ एक तरह का वेरिएबल x यूज कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं 2x + y = 15y + 9, इस इक्वेशन को ध्यान दो, यहां पे मैं दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं, x एंड y, और उनकी मैक्सिमम पावर देख रहा हूं तो वो 1 है। यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अब इसको कहता हूं मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लियर हो गई। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स में जान लिया था कि इन चीजों को हम टर्म्स कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है। और ये ऑपरेटर्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस, है ना, ये टर्म्स को डिवाइड करते हैं। इतनी बात ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल वाली है उनको अब सॉल्व करने के ना कई सारे तरीके होते हैं। देखो, अगर मैं लिखता हूं 2x + 19y = 15 और दूसरी इक्वेशन लिख दी x + 5y = 12, ये दो इक्वेशन लिखी हैं और मैं कहता हूं सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए, यही तो सॉल्व का मतलब हो गया। तो हमारे पास इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ हम 9th में यूज कर चुके हैं। मैं बताता था कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वेरिएबल्स को सेम कर दो, तो वो जनरली हम कर लेते थे जबकि हमें उसका डीप कंसेप्ट नहीं पता होता था। अब हम हर एक मेथड के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, second is substitution method, third is elimination method, and last is cross multiplication method. तो ये 4 मेथड हमने जानने हैं और इन 4 मेथड से हम किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ये चीज नोट कर लेना और ये ध्यान रखो, इन केस अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, क्योंकि कोविड की वजह से अब हम लोग आगे शिफ्ट हो गए हैं, मतलब जून जुलाई में भी शायद बंद रहेंगे स्कूल्स। तो कोविड की वजह से अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड तुम्हारे पास से हट जाएगा, ये 2 मेथड हट जाएंगे। बट अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? हो सकता है वो आने वाले समय में ऐसा कहें कि सब कुछ ऑनलाइन शुरू से ही चल रहा था तो ये सब कुछ आएगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पिक करेंगे ग्राफिकल मेथड को, ठीक है। इसके लिए तुम्हें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, बट आज की जो क्लास है हम उसमें सिर्फ सीखते हैं कि हमें बनाना कैसे है, लेकिन जो कल की क्लास होगी उसमें तुम ग्राफ पेपर में अपने जो मैं सिखाता रहूंगा वो बनाते रहोगे। बस हमें 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि ग्राफ के ऊपर बनाने हैं और फिर इस मेथड को हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देना बच्चों,
जैसे हम लोग ग्राफ में अगर किसी लाइन को, किसी इक्वेशन को दिखा रहे हैं, मैंने लिखा x प्लस 15y इक्वल टू 12। इन केस मैं इसको ग्राफ में दिखा रहा हूं ना, जनरली बता देता हूं, ये मेरा ग्राफ है, एक ऐसी एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये जो लाइन बनती है ना, ये वाली, ये जो ग्राफ बनता है वो कोई सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे। मान लेते हैं कि एग्जांपल है ये वाली इक्वेशन की लाइन मैंने इस तरह से बनाई, मैं अभी समझाऊंगा कि ये लाइन बनती कैसे है ग्राफ में, अभी एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। फिर मेरे पास एक और इक्वेशन है 2x प्लस 12y इक्वल टू 15, ये दूसरी इक्वेशन है, और मान लेते हैं इसकी लाइन बनी ऐसे, ये फर्स्ट वाली लाइन है और ये सेकंड वाली लाइन है। तुम देख सकते हो ये लाइन यहां पे कट हो गई है, यहां पे, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। जहां पे दोनों लाइन कट हो गई वो हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये ही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा आंसर होता है। देखो अगर मैं इसको ग्राफ में अब रीड करने की कोशिश करूं तो ऐसे मैं लाइन खींचता हूं, एक लाइन यहां खींची और एक लाइन यहां खींची, वो दोनों 90 डिग्री पे होंगी, ये 90 और ये 90। अब मैं देखता हूं कि x एक्सिस में कितना दूर गया, तो मान लेते हैं मुझे मिला 2, और मैं y एक्सिस में कितना दूर गया तो मुझे मिला 1, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,1, मतलब x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 1। ये जस्ट एक एग्जांपल था। इसका मतलब हम लोग क्या समझे अभी तक कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा आंसर होता है। क्लियर? दो लाइन क्लियर है होंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट से ही मिलके बनी होती लाइन। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट देख रहा हूं तो मैं इसको पढ़ सकता हूं कैसे, ऐसे और ऐसे, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो x एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो y एक्सिस होता है। तो जब तुम ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम ऐसे पॉइंट बनाओगे, 1 है, ये 2 है, ये वाला पॉइंट 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -3, -3, देखो इस तरफ को माइनस आता है x में और y में इस तरफ को माइनस आता है, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा -3, -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी हम लोग पढ़ सकते हैं ग्राफ में। जब तुम इन लाइंस को ग्राफ में बनाओगे तो तुम्हें अच्छे से रीड करना आएगा। अब देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि लाइन आपस में कटे ही कटे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, मतलब लाइंस पैरेलल हो रही हैं आपस में। और हमने पढ़ा है कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो कभी कटती नहीं है। हो सकता है ना ऐसा तो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन गई ऐसे, मतलब ओवरलैप हो गई, एक के ऊपर दूसरी लाइन बन गई। तो बेसिकली वहां पे क्या होगा हमारे पास 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। एक होता है इंटरसेक्ट होता है जब, दूसरा होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं, और थर्ड होता है जब ओवरलैप होती हैं। तो देखो जब इंटरसेक्ट, हाँ इतना कवर हो रहा है यहां पे, या तो वो इंटरसेक्ट होंगी, या फिर वो पैरेलल चले जाएंगी, या फिर वो ओवरलैप हो जाएंगी। इन 3 के अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जब वो इंटरसेक्ट हो रही है तो देखो एक सॉल्यूशन मिला, तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन पैरेलल निकल जाती है तो देखो, जब लाइन आपस में पैरेलल निकल गई तो कहीं पे भी नहीं कटेंगी, और जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो उनका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इस केस को कहते हैं नो सॉल्यूशन। यहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, x और y की वैल्यू मिलेंगी नहीं हमें, हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक। और थर्ड केस है जब ओवरलैप हो जाती हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन गई, मतलब हर एक पॉइंट उसका आंसर हो गया, तो ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये बच्चों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है, यहीं से 10th क्लास का 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। ये 3 बात समझ आए, ये याद नहीं करना हमें, ये हमें समझ लेना है। ठीक है, ठीक है। तो इससे आप आगे समझते हैं। देखो अगर तुम इन दोनों केस पे ध्यान दोगे, फर्स्ट एंड थर्ड पे,
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, क्लियर है ना? ओके। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हमें कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा, मतलब बहुत सारे आंसर मिलेंगे बट आंसर तो मिल रहा है ना? यस सर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जब हमारे पास कम से कम एक सॉल्यूशन मिलता है तो वो होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखोगे तुम लोग। और जब हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलता तो उस बात को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आगे जाके होता क्या है वो हमसे बोलेगा कि इसको कंसिस्टेंट प्रूव करो। अब हमें कंसिस्टेंट का मीनिंग मालूम होगा तो ही हम बात को प्रूव कर पाएंगे, या वो बताएगा कि इनकंसिस्टेंट प्रूव करो। तो इनकंसिस्टेंट का हमें मतलब पता है कि नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन का मतलब हमें पता है कि लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो हम अगर लाइंस को पैरेलल दिखा देते हैं तो हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन वाला केस है, और नो सॉल्यूशन वाला जो केस होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये टर्म्स हमें आपस में कोरिलेट करके चलता रहना है, ध्यान रखना है, इसे नोट कर लेना। x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2 लिखा गया है सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली, हमें ग्राफ के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पिक करते हैं, x plus 2y equal to 3। ध्यान से समझते रहना, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि हमारे लिए x और y होगा, और हम कम से कम 3 सॉल्यूशन 1 2 एंड 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन के साथ, x को इधर रखा और y को इधर लेके आ गया। समझ आया क्या हुआ? मैं सिर्फ y वाली टर्म को उठा के इधर लेके आ गया, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आते हुए माइनस में आ जाएगी। क्लियर है? अब देखो मैं y की जगह अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रखने वाला हूं। मैं y की जगह 0 रखता हूं। इनकेस मैं y की जगह 0 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? देखो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, और ये खत्म हो गया, 0 हो गया। x इक्वल टू 3 माइनस 0, x इक्वल टू 3। ये क्या दिखा रहा है कि जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आई। समझ आया? अपनी मर्जी से रखना है। अब मैं y की जगह 1 रखता हूं, ये अपनी चॉइस है। बहुत बड़ा नंबर नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना बड़ा नंबर रखूंगा मेरे को ग्राफ बनाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं छोटे छोटे नंबर रखूंगा। मैंने क्या रखा? y की जगह 1 रखा। रखो 3 माइनस 2 इंटू 1, सिर्फ y की जगह 1 रखा और कुछ नहीं। x इक्वल टू 3 माइनस 2 1 2, x इक्वल टू 1। तो जब मैंने y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। ये देखो, अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ये चॉइस है, प्लस में माइनस में कुछ भी रख लो। अब मैं रखता हूं 2, तो ठीक है। ये काम हो रहा है ना, ये सब रफ में हो रहा है, ठीक है। मेरे काम की चीज सिर्फ ये है, x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2। मैंने y की जगह 2 रख लिया। x इक्वल टू 3 माइनस 2 2 या 4, x इक्वल टू माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये क्या दिखा रहा है? जब मैंने y की जगह 2 रखा तो x की वैल्यू माइनस 1 है। तो हमें ऐसे 3 पॉइंट निकाल लेने हैं। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मेरे पास पॉइंट्स निकल गए जिनको मैं ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं। पहला पॉइंट है 3,0, 3,0। दूसरा पॉइंट है 1,1, एंड थर्ड पॉइंट इज -1,2। ये 3 पॉइंट निकल गए, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम की चीज निकल चुकी है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को पिक करता हूं और ऐसे ही काम करना शुरू करता हूं। 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। मैंने y को उधर लेके गया, 2 माइनस 3y। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। यहां पे मैं 4 नहीं रख सकता, मुझे सिर्फ x रखना है क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू 2 माइनस 3y
4 कहां आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 4। ठीक है, समझ आया यहां तक। अब मुझे यहां पे फिर से टेबल बनानी है और 3 पॉइंट निकालने हैं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना है यहां पे, ठीक है। x की जगह 0 रख के देखते हैं। 2 - 3 × 0 अपॉन 4, सॉरी y की जगह 0 रख के देखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, x = 2/4 1/2। फ्रैक्शन में आया ना, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो देखो अगर पॉइंट फ्रैक्शन में आ जाता है तो मेरे को उसको ना ग्राफ में दिखाने में परेशानी होती है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलता हूं ग्राफ को 7/8 को ग्राफ में दिखाओ तो मेरे लिए दिक्कत है, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू रख रहा हूं ये तो मेरी चॉइस है ना, मैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी रख लूं, ये तो मेरी चॉइस है। तो ऐसे क्यों करें कि हम फ्रैक्शन को अवॉइड कर लेते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू ही ना निकले, ऐसे हम वैल्यू ही नहीं रखेंगे यहां पे, समझ रहे हो। ठीक है, मैं 2 रखता हूं, ये हो जाएगा 2 - 3 × 2 अपॉन 4। फिर 2 - 3 × 2 6 अपॉन 4, ये हो गया -4/4 -1। तो ये अच्छी वैल्यू आई, ये फ्रैक्शन में नहीं आई, तो ये मेरे काम की वैल्यू है। इसका मतलब जब मैंने 2 रखा तो मेरे को x की वैल्यू -1 मिली। तो ऐसी मैंने 3 शार्प वैल्यू ढूंढ लेनी है। शार्प वैल्यू का मतलब कि जो फ्रैक्शन में ना हो। अब हाँ, किसी केस में हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो वो हमारी मजबूरी है कि हमें फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, बट ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि फ्रैक्शन में आए। 2 वैल्यू और निकाल के बताओ मुझे, कोई 2 वैल्यू और निकाल के बता दो मुझे यहां पे जो फ्रैक्शन में ना हो। तुम माइनस में भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे तुम -2 रख के देखो, y की वैल्यू -2 रख के आंसर बताओ। सर प्लस का 2 आएगा आंसर। हाँ, बिल्कुल सही, प्लस का 2। वेरी गुड, ठीक है। अब एक और वैल्यू तुम बता दो मुझे। -4 आएगा सर, 6 के क्या है। हाँ सर -4 है। ठीक है, तो मिल गई हमें वैल्यू। तो पूरे क्वेश्चन में मैं ये समझाना चाह रहा था कि हम वैल्यूज अपनी मर्जी से रखते हैं। देखो मैंने अपनी मर्जी से ढूंढा, कुछ भी रख लेता हूं। और दूसरा, अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी तो मैं अवॉइड करूंगा। हाँ, किसी केस में मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं थक गया, मैं हार गया, तो उस केस में मुझे फ्रैक्शन में ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ग्राफ फ्रैक्शन की फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा उस केस में। बट जहां तक पॉसिबल है तुम उसे अवॉइड करना। तो ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए मेरे पास ये पॉइंट निकले थे और दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे पास 3 पॉइंट निकल गए, दैट इज -1, 2, 2, एंड -4, 6। ठीक है, अब मैं फिलहाल सब कुछ हटा रहा हूं यहां से। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तुम इसको फेयर कर लेना घर पे। ये 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 6 तक जा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3,0 दिखाना है। ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। 3,0 ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस में 3 1 2 3 ये वाला पॉइंट है, और 0 का मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये हो गया 3,0 पहला पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट इज 1,1, तो ये 1 हो गया, और फिर ये y एक्सिस में पॉजिटिव गया तो 1,1 यहां पे आ गया। एंड थर्ड पॉइंट इज -1,2, -1 तो यहां से इधर को आया, और 2 मतलब यहां पे ये वाला पॉइंट। 2 मतलब यहां पे देखा मैंने 1 और 2 इधर गया। तो देखो जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन बनेगी।
जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में डिस्कस किया था कि एक सीधी लाइन बनती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ये पहली वाली लाइन है, ये वाली, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये था। कोई डाउट है तो पूछो यहां तक। -1, 2 ऑलरेडी बना चुका हूं, ये वाला पॉइंट है देखो, -1, 2, ये जो कि इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है 2, -2, ये पहला पॉइंट है 2 और -2 मतलब नीचे यहां पे, तो ये 2, -2 दूसरा पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट इज -4, 6, तो ये -4, 1, 2, 3, 4 और 6 मतलब ऊपर को, तो यहां पे आ गया, यहां 6 मतलब यहां। तो इन पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, सीधी लाइन बन गई देखो ये भी। तो जब सीधी लाइन बन गई तो ये वाली लाइन कौन सी है? ये है 4x + 3y = 2। अब हम देख लेते हैं कि हमें तो इनका सॉल्यूशन फाइंड करना था। क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई हैं? तो देखो इस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं। जो पॉइंट कौन सा है? कौन सा है ये वाला पॉइंट? सर -1, 2। हाँ, -1, 2 जो दोनों लाइन की इक्वेशन में आए हैं, देखो यहां भी और यहां भी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां और यहां कॉमन पॉइंट आए, बट लाइन, देखो लाइन तो कभी खत्म नहीं होती, ये आगे बढ़ती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कहीं ना कहीं हमें ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही हमारा सॉल्यूशन। तो बच्चों ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, पहली क्लास थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो 3rd चैप्टर है RS अग्रवाल का क्लास 10। उसमें हमने आज ग्राफिकल मेथड सीख लिया है। हालांकि हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन ट्राई किया, अभी हम आगे की क्लासेस में भी ट्राई करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप ऑनलाइन क्लास के बैच में एनरोल हो सकते हैं। देखिए टाइम पीरियड आपके पास बहुत कम होने वाला है, और ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि कोरोना अगले साल बोर्ड की परीक्षाओं में भी आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा। ठीक है, इस समय इनका लग ठीक था तो ये बच्चे सारे पास हो रहे, बट ऐसा आगे नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी कर लो, घर पे पढ़ लो, यहां पढ़ लो, जैसा सूटेबल लगता है आपको, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच।